नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो हजारों सालों से गरुड़ पुराण के पन्नों में छिपा हुआ है। ये रहस्य जुड़ा है एक बेटी के जन्म से, उसके आध्यात्मिक महत्व से। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा सच है जो शायद हमारे सोचने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दे। देखिए, ये कोई आम या सुनी सुनाई बात नहीं है। ये वो सच्चाई है जो गरुड़ पुराण के उन पन्नों में दबी थी जिन्हें बहुत कम लोग ही समझ पाए। तो चलिए तैयार हो जाइए इस गहरे विषय में गोता लगाने के लिए। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है, किसी घर में बेटी का जन्म क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इवेंट है, एक घटना, या फिर ये एक चुनाव है, एक आध्यात्मिक चुनाव? सोचिए जरा, इसी सवाल में ही हमारी पूरी चर्चा की नींव लिखी है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा बायोलॉजी से आगे बढ़ना होगा। हमें उन आध्यात्मिक नियमों को समझना होगा जो किसी आत्मा के जन्म को कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक अनदेखे, एक अदृश्य कर्म बंधन की। आज का विज्ञान क्या कहता है? वो कहता है जन्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन गरुड़ पुराण का नजरिया इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उसके हिसाब से जन्म सिर्फ शरीर का नहीं होता, जन्म आत्मा का होता है। और एक आत्मा की यात्रा वो कभी भी बेवजह नहीं होती, वो हमेशा पर्पसफुल होती है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक सोची समझी यात्रा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई भी आत्मा किसी भी घर में बस यूं ही बाई चांस पैदा नहीं हो जाती। नहीं, वो आत्मा उस परिवार की तरफ खिंची चली आती है जिसकी कार्मिक एनर्जी, जिसकी ऊर्जा उसके अपने मकसद से मेल खाती हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। एक पवित्र घर की ऊर्जा एक पवित्र आत्मा को अपनी ओर खींच ही लेती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी खूबियां हैं, कौन से ऐसे गुण हैं जो किसी घर को इतना खास, इतना पवित्र बना देते हैं कि एक बेटी की आत्मा वहां जन्म लेने के लिए आकर्षित हो जाए? गरुड़ पुराण में इसका भी जवाब है। इसमें कुछ बहुत ही खास गुणों के बारे में बताया गया है। ये वो 5 स्तंभ हैं, वो 5 बातें जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, उस घर में महिलाओं का बहुत गहरा सम्मान हो। दूसरा, सबके लिए करुणा और सेवा का भाव हो। तीसरा, जहां अपने पूर्वजों को आदर से याद किया जाता हो। चौथा, जहां लालच पर हमेशा प्यार भारी पड़ता हो। और पांचवा, एक ऐसा घर जहां दिल खुले हों और आने वाले का खुशी से स्वागत होता हो। और जानते हैं, इन सब में सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण कौन सा है? उसे ये एक श्लोक बहुत ही खूबसूरती से बताता है। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब है, जहां नारी का सम्मान होता है, जहां उसकी पूजा होती है, वहां देवता खुद वास करते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एनर्जी का एक लॉ है, एक नियम। और यही नियम एक बेटी के आगमन की नींव रखता है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? अगर ये सब सच है कि बेटियां अच्छे गुणों वाले घरों को चुनती हैं, तो फिर उन घरों का क्या जहां हालात मुश्किल होते हैं, जहां उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता? गरुड़ पुराण इसका भी एक बहुत गहरा जवाब देता है। ये सवाल जरूर मन में खटक रहा होगा कि अगर ऐसा ही है तो फिर बेटियां उन घरों में जन्म क्यों लेती हैं जहां उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, जहां दुख है, तकलीफ है? इसका जवाब जितना गहरा है उतना ही हैरान करने वाला भी। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी आत्माएं एक अंधेरे कमरे में दिया बनकर आती हैं। सोचिए, वो इसलिए नहीं आती कि वहां पहले से रोशनी है, वो इसलिए आती हैं ताकि वो खुद वहां रोशनी कर सकें। असल में ये सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं। वो किसी अच्छे घर में जन्म नहीं ले रही, वो एक घर को अच्छा बनाने के लिए जन्म ले रही हैं। उनका मिशन होता है पुरानी दकियानूसी सोच को तोड़ना, पत्थर दिलों को पिघलाना और उस पूरे परिवार की एनर्जी को, उसकी सोच को बदलना। वो एक तरह से हीलिंग और चेंज की एजेंट बनकर आती हैं। चलिए अब हम उस सबसे बड़े रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जिसका शायद सबको इंतजार है। गरुड़ पुराण का वो सबसे गहरा सच जो एक बेटी के जन्म और एक परिवार की किस्मत के बीच का कनेक्शन पूरी तरह से साफ कर देता है। और वो रहस्य ये है कि एक बेटी सिर्फ आपके अच्छे कर्मों की वजह से नहीं आती, बल्कि वो अपने साथ अच्छे कर्म लेकर आती है। मतलब उसका आना सिर्फ पास्ट कर्मा का रिजल्ट नहीं है, बल्कि वो फ्यूचर के लिए अच्छी किस्मत का एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट है। गरुड़ पुराण के मुताबिक हर आत्मा जब इस दुनिया में आती है तो वो अकेली नहीं आती। वो अपने साथ 3 बहुत ही खास चीजें लेकर आती है जो उसकी पूरी यात्रा और उसके असर को तय करती हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? पहली, पिछले जन्मों के संस्कार।
दूसरी, कुछ अधूरे कर्म जिन्हें इसी जन्म में निपटाना है। और तीसरी, एक खास मकसद, एक पर्पस जिसे पूरा करना है। और यही तीनों चीजें मिलकर उस बच्चे के नेचर को और परिवार में उसके रोल को बनाती हैं। और ये चीजें ना बहुत खूबसूरत तरीके से जाहिर होती हैं। जरा देखिए, एक बेटी का जो नेचुरल बिहेवियर होता है वो असल में उसके उस मकसद का ही तो आईना है। अगर कोई बेटी स्वभाव से बहुत दयालु है, मददगार है, तो वो परिवार को हमदर्दी का पाठ सिखाने आई है। अगर वो बहुत मजबूत और हिम्मती है तो वो साहस का मतलब समझाने आई है। और जो बेटी सवाल बहुत पूछती है वो असल में ये बताने आई है कि अब बदलाव की जरूरत है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक बेटी की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो पूरे परिवार की तकदीर बदल सकती है। वो पुराने जख्मों पर मरहम लगा सकती है और सबकी सोच को एक ऊंचे स्तर पर ले जा सकती है। शायद इसीलिए अक्सर ऐसा सुना जाता है कि बेटी के पैदा होते ही घर के रुके हुए काम बनने लगते हैं, घर में एक अलग सी शांति आ जाती है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि बेटी का जन्म सिर्फ एक ब्लेसिंग, सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है। ये एक जिम्मेदारी भी है, एक पवित्र कर्तव्य है जिसे परिवार को निभाना होता है। ये एक स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी है, एक मौका। और इस आध्यात्मिक मौके का सम्मान कैसे किया जाए? परिवार का फर्ज बनता है कि उसे अच्छी शिक्षा दे, उसे पूरी सुरक्षा और हिफाजत दे, उसे आगे बढ़ने की आज़ादी दे, उसे बिना किसी शर्त के इज्जत दे और उसके सपनों को अपने सपने समझकर पूरा करने में मदद करे। जब ये सब होता है ना, तो सिर्फ बेटी आगे नहीं बढ़ती, बल्कि पूरा का पूरा परिवार स्पिरिचुअली ग्रो करता है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि अगर एक बेटी का जन्म कर्मों का लेखा जोखा है, अगर वो अपने साथ पुण्य और एक मकसद लेकर आ रही है, तो फिर उसे ठुकराना, क्या ये अपने ही भाग्य को, अपनी ही अच्छी किस्मत को ठुकराने जैसा नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।